हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता, प्रणाम, नमस्कार। तो आज हम करेंगे जो हमने कहानी आदि छोड़ी थी, राया निर्वंशीय की कहानी आदि, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है। तो आदि हम उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, तो देखना जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर वो हाईलाइट कर दूँगी, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। उस दिन हमने यहाँ पर छोड़ी थी, थोड़ा पहले से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल, कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। तो ये क्या था, जब वो हॉस्पिटल से आए थे तो तब अंधेरा था, तो ये कथन उसने तब कहा था, जगपति ने चंदा को कहा था कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। एक ऐसे उसको कमेंट जैसा दिया था, ताना दिया था, क्योंकि चंदा की कोई औलाद नहीं थी, तो उसको ये मतलब चंदा को गहरी चोट लगी थी। यहाँ पर आगे पता चलेगा आपको, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके बेहद मातब पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई को उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चल गए। तो चंदा को ये बुरा लगा था कि जगपति ने उसके मातब पर गहरी चोट की, क्योंकि वो संतानहीन थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। कौन कौन सी? जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राया निर्वसिया अस्पताल से आ गए। तो उसको राया निर्वसिया कह रहे थे, क्योंकि राया निर्वसिया की कहानी में भी राया निर्वसिया की कोई औलाद नहीं थी। तो ये कहानी दोनों एक साथ चल रही है यहाँ पर। और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। तो और सिसकती सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक प्यावन सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिर उठाता था और वह सिहे उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिरों में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और डरावने हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार के चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर किंगी बच जाने के बाद उसकी आवाजें फूटी। चंदा चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे। चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति के आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिसमें हाल के जन्मे बच्चे के गुब्बारों बालों की सी महक, दूध की कचाई, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिन पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उन पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास। नन्हे नन्हे निधे सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह भ्रोनियां और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा का निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उनकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उनके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु
उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ उसके हाथ में आ गया। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। तो कड़े तो चंदा बेचकर इसका इलाज कर रही थी। उसने बताया था ना कि मैंने कड़े बेचकर दवाई ली है। तो उसको शौक हो गया कि ये चंदा जो बोला था कि वो अपने कंगन से मेरा इलाज कर रही है, लेकिन ये उसको आज वहां पर दिख के तो उसको थोड़ी देर के लिए शौक हो गया। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। तो जे कड़ी तो चंदा बेचकर इसका इलाज कर रही थी। ये सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक उसने तो कहा था ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जुबान जैसे तारों से चिपकर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने बेकड़े उसी रुमाल में लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। वो अपने मलाप में ये प्रश्न करने लगा अपने आप से कि चंदा ने ऐसे क्यों किया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीन का बना ढांचा सा रह गया है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भड़कने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मंगवा कर बेच लें और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दें, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहूर्त रख लिया था। वह रोज ही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो ना जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नी तत्व का पदवी छीन लेगा। मातृ तत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नी तत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह ये न्याय कैसे करे? उसकी दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी। उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उतार कर डांबेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टो में घूमता रहा। किसी से उधार ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास? किसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते थे, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते थे। एक एक पैसे की मसाले की पुड़ियां बंधवा कर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार लेकर मिन्नतें करते सौदागर ले आते थे। गली में कोई खूंचने वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। बाप से जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के असहाय पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आग तुक सी कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके अंदर चंदा का स्वर। अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और। अपनी आंख से देख लीजिए, उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। ये जगपति ने सुन लिया था। वो बच्चन डॉक्टर था कंपाउंडर, उसके साथ बात कर रही थी।
हाँ बाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था ये। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। मुझे बताना चाहती थी। कौन? बच्चन सिंह? जगपति पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहा। जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चल गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बातें शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं वो, मतलब बातें लगी करने। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुस कर बैठ सकते हो। मतलब वो बोल रही है कि मतलब अभी इतनी हमारी कम पहचान है तो फिर भी तुम मतलब मर्दगन में ना हो तो फिर भी तुम वहां पर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे ये बात भी कहने की है या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। महत्वपूर्ण कथन है होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उसने फायदा उठा सकना जितना आसान था उतना, मेरा मतलब है कि लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मतलब उनका कहने का मतलब है कि उतना कठिन भी है। कि क्या कहने का मतलब है? मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वे जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमता भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगी। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। ये मानना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है। वह भूखा नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है और वह सोचता, ये कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना, मतलब फिर प्रश्न आया, फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षण तक को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर मतलब वो अपने उसके अंदर जो है वो प्रश्न चल रहे हैं इस तरह के। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहा है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही। तो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबा सको, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, और रक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्राकृतिक आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम-दाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वह गिरवा दिया गया।
गांठें एक और रखी गई। चेलों का चटा करीने से लग गया और गुर्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों को सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही बर सकता है। और अब वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगी लकड़ियों का ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीक्षता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक बेअर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी, इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वालों के हाथ तक पर तोलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निसहाय कामती, बार ही नीम की पत्तियां चकराती जड़ती रहती। दूर भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लींक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस हरहराती आवाज कानों में बनने लगी। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रोनते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती और चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में ना तो मसाला ही मसाला रहेगा या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी हो। ये महत्वपूर्ण कथन है, ये पेपर में आया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये महत्वपूर्ण है, इसको आराम से देख लेना, पूरा महत्वपूर्ण है ये कथन। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसे लगता था, पर अब ऐसा जुबान पर चढ़ा है कि जहाँ इन्हें कागज की पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने के लिए पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वे पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। ना जाने क्यों मैं खामोश की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी।
जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। उसकी पहरेदारी भी तो करनी थी उनके काम की। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चखड़ती हो तो कहाँ कहाँ रात का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह तार के उस ओर बनी पुख्ता कवर पर जम जाती, जिसके सिराने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुनसा खड़ा रहता, जिस कवर पर एक पर्दा नशीन और बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चला जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़ने का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते। पहले दिन में थके उदास से और फिर तेज छंदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साई साई करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निबट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से हड़बड़ा उठते। जगपति का वदन कांप जाता और वह भड़कती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींच कर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपति कंबल लपेट कर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन यहाँ पर राजा निर्वसिया की कहानी शुरू होगी। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल से बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वसिया का मुंह देखा है, क्योंकि वो संतानहीन थे। आगे देखना। ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, ना जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट जाए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरीन का घर आज से भर दे और सब राजसी बस्तर उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस समय उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी बेस बदल कर सेवा करने वाली बटियारनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। ध्यान रखना है रानी ने किस बेस में उनकी सेवा की थी, बटियारनी के बेस में। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह ये खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिंगती सुरही रुक गई। मुंशी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताकर खबरें सुनी। सबको मतलब अचंभा सा लगा। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को, सुदर्शन दर्जी ध्यान रखना, पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंस राय पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज को आस्तीने चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर वेद बड़े स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को। कितने साल हुए थे? 6। ध्यान रखना। शादी को ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक का कंपाउंडर। ना जाने कहां से कुलशनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की
इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मर्जात रही है कि गैर मर्द औरत की बुराई तब नहीं देख पाए जहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। ये कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोकी देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया, पर सुनी उसने भी आज ही थी। किसने? जगपति ने। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, ना ठेके की लकड़ियां चिराई, ना बिक्री की ओर ध्यान गया, ना दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधियारे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिमशीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की कारत भरी कालिक और भी बारी होगी, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया, फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी पर पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमट मार रही थी। चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निखारते निखारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता ना जाने कहाँ हो गई, उसका अछूतापन ना जाने कहाँ लुप्त हो गया। फूला फूला मुख जैसे टहनियों के तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों से टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से बारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। क्या एड़ियां बड़ी सूजी सी और नाखूने के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पहुँच दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में जाकर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। ये शाप तो अमीर था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंख खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो, अतिशय लज्जित हो। उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से 2-3 नीचे सरकाई और बहुत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि प्राय स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का सुर कानों में पड़ा। चंदा ने कहा, खाना खा लो। वह अनजाने ऐसे बैठ उठा जैसे तैयार हो बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा ना की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े संदेह शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगवती वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसने होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। जैसे मुझे क्या दिखा रही है बेशर्म बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब तक की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया
जी चंदा कह रही है जगपति से। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया। रात भर कुंडी चढ़ाई उसी काल्ख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी बिराने में तालाब के बगल कबर बबूल और ताड़ के पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर रही थी कि चाहने पर भी वह ना जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आंख है, ना कान, ना मन, ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीद पेड़ कटे थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर होने लगा। दूसरे पेड़ पर बनने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव के दूर उस बाग में एक लय पूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थरा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठा। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन के जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोह से पिघल गया? शुक्रे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। शुक्रे के कुल्हाड़ी रोक कर शुकूरे ने कहाड़ी रोक कर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मार कर नंगाला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का बुर्द तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पत्रिका पेड़ को ना छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शां हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे ये तो हरा है, अभी से छोड़ दो। हरा होने से क्या, उठ तो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फूल फल लगेंगे? 4 दिन में पत्ती जुरा जाएगी। शकरू ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा, महत्वपूर्ण कथन है यहाँ से। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा और उठकर नेड़ पके कुएं पर पानी पीने लगा। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क के धूल में डूबा बाहरी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बस्ती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई वर्ष बाद राया प्रदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाकर अपने देश की ओर लौटे। मां सुनाया करती थी। अब राया निर्वसिया की कहानी शुरू होगी। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की गाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुपा दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने ये सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल के ये 2 बाल कहाँ से आए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। वो राजा निर्वसिया के ही बालक थे। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर टीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उनके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने
सुना तो पहले उसकी गहरी नजरों में मुंशी जी उसने अपनी गहरी नजरों में मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। जगपति ने कहा, देर तो सरासर है, तेरा चरित्र है सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी बात है जिसे उसकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूसा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने? क्या कहते तो जगपति कह गया कहने को जगपति कह गया, पर उसे ही लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बात को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वह यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वे चंदों को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटकर रह गई। बस आगे मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वे अपने में खो गए। ये महत्वपूर्ण कथन है। अपना कहकर किस मुंह से, ये वाला। मुंशी जी वहीं बैठ के जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वह उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उसने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाई गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसे बोझ था जो ना सोचने देता था और ना समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में बनक पड़ी, आगे सत्यानाशी कुलबोर्न। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची बुझाइयां बैठक में जमा थी। दो चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में सूझना पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेबा चाची का वह जहर बुझतीर आ गया राया निर्वसिया। बेबा चाची ने कहा था, आ गया राया निर्वसिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोर्न, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा, उसको सब याद आने लगा अपना। चंदा का लड़का हुआ है और कुछ और जनती, आदमी का बच्चा ना जनती वह, और कुछ भी जनती कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा ये सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल लिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो वह तो ये सब अच्छा नहीं, वे इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, जा मुझे जलाने को। अब मुझे नीच समझती है, काय नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। महत्वपूर्ण कथन है। औलाद ही तो वह स्नेह की दूरी है जो आदमी और औरत के पहिए को पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। महत्वपूर्ण कथन है। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत है, परसों ही मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर जहाँ रात के अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूर सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा अगर मैं तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए, कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो ये सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वैश्य उसके कान में गूंज के, हरा होने से क्या उखड़ तो गया है। ध्यान रखना, ये कथन महत्वपूर्ण। हरा होने से क्या उखड़ तो
गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ सा पेड़ है, न फूल का न फल का, सब व्यर्थ ही तो है। महत्वपूर्ण है ये, शुक्र ने जो कहा था ना, ये महत्वपूर्ण है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर ढहंता रहा पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टोल टोल कर भीतर घुस गया, भीतर घर में पहुंचा। फिर रानी की कहानी शुरू। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सती तत्व को सिद्ध करने के लिए उसने भी घोर तपस्या की थी। उधर भी वही कहानी चल रही है। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उसमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी की तत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया। क्या? अफीम और तेल पीकर मरा था, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। तो अगर वो आम आदमी था नहीं तो वो भी बचा सकता था अपने आप को, तो वो राजा था, उसका फिर से कारोबार चल गया। राजा ने 2 बातें मांगी थी, माँ सुनाया करती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राजा के नए सिक्कों से बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया। ध्यान रखना, दोनों काम किया गया थे, जिसमें राजा राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ दिए, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। किसके नाम? एक चंदा के, दूसरे कानून के। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। महत्वपूर्ण कथन है। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं, उन रुपयों का कर्ज है, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस। माँ जब कहानी समाप्त करती है तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। ये थी आज हमारी कहानी। बहुत टाइम लगा इसको, क्योंकि बहुत लंबी कहानी थी। 2 क्लासों में किया है मैंने इसको। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और धन्यवाद। बाय, टेक केयर। प्लीज रमनीता अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।